दूसरी तरफ कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आम चुनाव है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आम चुनावों का कितना असर मधुपुर उपचुनाव पर पड़ता है। सीएम नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी नल जल योजना के निर्माण में हुए लापरवाही का सच उजागर होने लगा है। रोहतास जिले के नौखा प्रखंड में नल जल योजना निर्माण के कुछ ही दिन बाद पानी की टंकी ध्वस्त होकर जमीन पर गिर गई। इस घटना में एक की मौत हो गई तो वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया तो वहीं घटना की सूचना पर मौके पर नोखा थानाध्यक्ष और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पूरी घटना की जानकारी ली। आगे की कार्रवाई शुरू की है। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना, जो कि अक्सर चर्चाओं में बना रहता है, जिसकी वजह होती है लापरवाही। कहीं लापरवाही के चलते लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पाता, तो कहीं पीने के पानी का इस्तेमाल नगर निगम विधानसभा की सड़कों की सफाई के लिए करता है। लेकिन इस बार तो सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में लापरवाही इस कदर बढ़ गई कि एक शख्स की जान तक चली गई। दरअसल मामला रोहतास जिले के रामनगर गांव का है, जहां नल जल योजना के तहत बनी टंकी में पहली बार पानी भरा जा रहा था, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। पूरी टंकी भर कर नीचे गिर गई, जहां मौजूद एक शख्स की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि अधिकारियों की लापरवाही और योजना में धांधली किस कदर चली आ रही है, और इन्हीं अधिकारियों की लापरवाही का शिकार बना वो शख्स जिसने दम तोड़ दिया, जबकि 3 अभी भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घुसिया पंचायत के घुसिया गांव में रामनगर जो कि ये घटना घटी नल जल के, सबसे पहले हम कहेंगे कि नल जल की जांच हो, जो कि यहाँ एक मृत्यु हुआ और 3 लोग घायल हुए। कैसे हुआ? गांव के लोग कह रहे हैं कि पहली बार नल जल के पानी आज भरा जा रहा है। ये आज ही की घटना और आज ही की पानी और आज ही की घटना हुआ है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में ही सिर्फ कागजों पर काम हुए हैं, भारी लूट और खसोट मचा है। अब तो उस योजना के तहत ही पानी की टंकी गिरने से मौत हो गई एक व्यक्ति की रोहतास में। तो ये हम लोग जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि इसमें भारी बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार, लूट हुआ है, ये साबित हो रहा है। और इसका खामियाजा ये है कि लोगों की जानें जा रही है। इसलिए इसको लेकर के हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लगातार इस मामले को हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी उठाते रहे हैं, और हम बकसने वाले नहीं हैं सरकार को सरकार के भ्रष्टाचार का पोल खोलेंगे, पाई पाई का हिसाब सरकार को देना पड़ेगा। बहरहाल एक तरफ जहां दिनों दिन गर्मी लगातार बढ़ती ही चली जा रही है, पानी का जल स्तर लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है, ऐसे मौकों पर ऐसी घटनाओं का सामने आना एक बड़ा सवाल। और हाँ, सरकारी योजना में लापरवाही कोई पहली मर्तबा नहीं है, और अक्सर ही सरकारी योजनाओं में लूट खसोट धांधली की खबरें आती रहती हैं, लेकिन सुशासन बाबू हैं कि उन्हें बैठकों से ही फुर्सत नहीं मिलती। वैसे मामलों पर गौर कहां से करेंगे? सवाल पूछो तो साहब भड़क जाएंगे, और जब इनके अधिकारियों से पूछो तो उनका वही रटा रटाया जवाब। कार्रवाई जारी है, मामले में जुट गए हैं, रिपोर्ट का इंतजार है। आखिर कब तक सरकार अपनी गलतियों पर पर्दा डालती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज।
इसी खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम जी, नल जल योजना में इतना बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला है, मौत हुई है, क्या कुछ कहेंगे? इतनी बड़ी लापरवाही। बिल्कुल आस्था, देखिए जिस तरह से सदन चल रहा था और सदन में जो विपक्ष के नेता और अलग अलग जो जिले हैं वहां से जब खबरें आ रही थी कि नल जल योजना में भ्रष्टाचार है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो मंत्री वो ये कह रहे थे कि ये विपक्ष का हंगामा है, ये बेवजह कोई बात है। लेकिन अब तो तस्वीरें बोलने लगी है और आप देखिए कि इस तस्वीर में रोहतास जिले की एक घटना ने पूरे बिहार को उजागर कर दिया है कि किस तरह से पूरे बिहार में जो है काम होता है, कमीशन खोरी होती है और तभी जाकर के जो मजबूत जल मीनार बनना चाहिए था, जहाँ पे मजबूत एक ऐसा जल मीनार जो अगले कई सालों तक चलता, लेकिन उसके उद्घाटन से पहले मतलब पहली बार उस पूरे जल मीनार पे पानी भरी जा रही थी और वही गिर पड़ता है। तो इस बात से एकदम सहज तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार योजना तो बनाती है, लेकिन योजनाओं को धरातल पर किस तरह से धराशायी होता हुआ पूरा बिहार देख रहा है इस वक्त। ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना में सिर्फ इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, उस मौत की पूरी तरीके से जिम्मेवारी कौन लेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, इसमें 3 अन्य लोग घायल हैं जिनकी स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा हादसा, एक बड़ा हादसा जिसमें अब अगर आज ये स्थितियां हैं, कल को दूसरे जगहों पर अगर पानी भरे जाएंगे और वहां भी अगर ऐसी स्थितियां रही तो जहां कहीं भी योजनाएं हैं, वर्षों 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, आप उसमें सीमेंट, बालू, छड़, गिट्टी जिस मात्रा में देना चाहिए, आपके इंजीनियर लगे हुए थे, सरकार के इंजीनियर थे, सरकार के सारे पदाधिकारी इन्वॉल्व थे, आखिर किनकी निगरानी में ये बन रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस जल मीनार के ध्वस्त होने के पीछे कारण क्या था? क्या आखिर कोई एक दिन का तो काम है नहीं कि जिसकी वजह से वो बना और टूट गया। ये किसी जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है जो सरकार योजना बनाती है और सरकार को अब जवाब देना होगा कि आखिर नल जल योजना मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट, मतलब आप अंदाजा लगाइए ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में अगर 1 मिनट के अंदर अगर पानी भरते के साथ जिस तरह से रोहतास में जल मीनार धराशायी हो गया, ये सरकार को जवाब देना होगा। और विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। आपने देखा कि किस तरह से जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी वो कह रहे हैं कि हम सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा देखिए जो वहाँ के जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं कि पानी पीने के बजाय अब उस इलाके में मौत हो रही है। मतलब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कल को इस पानी जिसके आसपास जल मीनार बनेगा, वो जल मीनार जिस पैमाने पे बनना चाहिए था, कितनी गिट्टी, कितनी बालू, कितने छड़ और कितना mm का छड़ उसमें पड़ना चाहिए था, ये तमाम चीजें कहाँ से चूक हुई है उसमें ये अधिकारियों को जवाब देना होगा। और जी बिल्कुल गौतम जी, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, लंबे समय से इस टंकी का निर्माण किया जा रहा है और ये जो घटना हुई है, ऐसी घटना ये कोई पहली मर्तबा भी नहीं हुई है। हर बार किसी न किसी वजह से इस नल जल योजना में कुछ ना कुछ कमी निकल के आ जाती है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। बिल्कुल आस्था, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो योजना है, ये योजना कहीं ना कहीं से ये जो लीकेज है सरकार का लीकेज है, ये सरकार की लापरवाही का लीकेज है और इसकी वजह से जो दिक्कतें आ रही है उससे साफ तौर पे यही लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में जो कुछ और भी जल मीनार का जो बचा हुआ काम है, काम शेष है, जी गौतम जी, जहां एक तरफ लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये जो नल जल योजना मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इससे लोगों को फायदा होगा, पानी अच्छी क्वालिटी में मिलेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसी धांधली देखी जा रही है जिसके द्वारा ये बनवाया गया, जिस ठेकेदार को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसका इस मामले पर क्या कुछ कहना है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इतनी बड़ी ये घटना जो देखने मिली है। देखिए आस्था, इससे पहले भी जहाँ कहीं भी जो लापरवाही देखने को मिल रही थी वहां पर साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसके लिए जिम्मेवार होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं मुखिया जिम्मेवार होगा और मुखिया के ऊपर कार्रवाई होगी। अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगी, इस बात के सवाल का जवाब किसी सरकार ने नहीं दिया। लेकिन
हम कहते हैं या जो लोग विपक्ष वाले जो पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार ने जो योजना बनाई उसका एक पैमाना होगा कि आखिर करोड़ों रुपए की लागत से, करोड़ों रुपए की लागत से इतने लंबे समय तक काम होता है और उस करोड़ों रुपए जी गौतम जी, तो क्या जब ये टंकी निर्माण किया जा रहा था इसकी जांच नहीं की गई? देखिए, कोई जब किसी चीज में जब कोई बड़ा कोई हादसा हो जाता है या उसके बाद जो चीजें बनकर तैयार होती है, मान लीजिए कि सड़क बनाने का काम सरकार ने दिया तो सड़क बन गई, लेकिन वो अगले 2 महीने में टूट गई, तो इसके लिए जिसने सड़क का टेंडर लिया वो पूरी तरीके से दोषी होता है जी। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा ना हो कि देखिए अभी मार्च का महीना खत्म हुआ है, आपको पता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में वित्तीय वर्ष में किस तरीके से आखिरी वक्त पे जी बिल्कुल गौतम जी, जो भी इस चीज का मतलब जो भी रोड निर्माण हो रहा है या टंकी निर्माण हो रही है, कोई भी योजना का निर्माण होता है, उसका जिम्मेदार उसके ठेकेदार ही होता है। जो गुणवत्ता उसमें प्रयोग की जाती है, गुणवत्ता सही तरीके से प्रयोग नहीं होती है, जिस वजह से ये घटनाएं होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, हमारे साथ पटना से इस खबर की तमाम जानकारी के लिए जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में ही बड़ी धांधली देखने को मिली है। राजधानी रांची में 1 दर्जन से ज्यादा आदिवासी संगठनों ने सरकार के फैसले को नकारते हुए सरहुल शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया, जहां अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर कर्मा उरांव ने कहा कि प्रशासन का निर्णय एक तरफा है। सरहुल आदिवासियों का महत्वपूर्ण त्योहार है, इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दिन में पूजा और दोपहर के बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री, राज्यपाल और आदिवासी मंत्रियों से मुलाकात करेगा। तो वहीं केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि 14 अप्रैल को उपवास और मछली केकड़ा पकड़ना, 15 को पूजा और सरहुल शोभा यात्रा, 16 को फुल खोसी किया जाएगा। आज सरहुल पूजा महोत्सव 2021 को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग तेतरटोली सरना स्थल बरियातू मोरहाबादी में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार का जो सरहुल पर्व को लेकर जो निर्देश दिया गया था कि इस बार सरहुल पूजा कोरोना को लेकर नहीं मनाया जाएगा, तो इसको नकारते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि आदिवासी संगठन के लोग कि 15 अप्रैल 2021 को भव्य रूप से सरहुल शोभा यात्रा का आयोजन होगा। क्योंकि आदिवासियों में सरहुल पर्व का एक अलग ही महत्व है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता कुमार कामेश्वर सीधे जुड़े हुए हैं। कामेश जी, जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, सरकार की तरफ से फैसला लिया गया सरहुल नहीं यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन इसको पूरी तरीके से नकार दिया गया। देखिए आस्था, रांची में कोरोना संक्रमण की अगर बात की जाए तो जिस तरह से दूसरी लहर चल रही है और दूसरी लहर को देखते हुए जिस तरह से राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश में कई गाइडलाइन जारी कर दी हैं, साथ ही साथ जो है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई गाइडलाइन जारी किए, वहीं कई तरह के अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो झारखंड में सरहुल को लेकर जो है कई तरह के दिशा निर्देश भी राज्य सरकार ने जारी किए हैं। ऐसे में सरहुल पर्व के साथ साथ जो मुख्य पर्व होते हैं उन पर्वों पर पूरी तरह से जुलूस निकालने पे पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही साथ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके पालन करने का आदेश जो है राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से आदिवासी संगठनों ने आगामी जो 15 अप्रैल को सरहुल पर्व है उस सरहुल पर्व को मनाने की तैयारी कर दी है और इस तैयारी को लेकर उन्होंने बैठकों किया है। 12 आदिवासी संगठनों को जिस तरह से बैठक हुई है उस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि सरकार जो आदेश जारी की है कि सरहुल पर्व को लेकर जुलूस न निकाला जाए, इसका विरोध जताते
बताते हुए आदिवासी संगठनों ने 15 अप्रैल को जुलूस निकालने की तैयारी की है और इसकी घोषणा भी कर दी है। लेकिन आस्था, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो उससे यह देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर जो गाइडलाइन राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है कि इन गाइडलाइन का पालन जो है कहीं से भी होता नहीं दिख रहा है। हालांकि राज्य सरकार जरूर है कि कई घोषणाएं कर दे रही है और इन घोषणाओं का अगर पालन करने की बात की जाए, चाहे अस्पतालों में बात की जाए या सड़कों की बात की जाए, तो कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि कोरोना से बचने के लिए जो है राज्य सरकार जो दिशा निर्देश जारी की है, जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। तो ऐसे में जो सरहुल पर्व है, झारखंड जो है प्रकृति का, झारखंड जो है आदिवासियों का एक बहुत बड़ा बहुल जो है इलाका है और इस राज्य में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है और आदिवासी जो लोग हैं प्रकृति पूजक होते हैं और सरहुल जो है वो प्रकृति की पूजा के प्रतीक है। जब पेड़ पौधे में नए पत्ते आ जाते हैं तो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं ये नव वर्ष के रूप में सरहुल को मनाते हैं। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार ने इस पे पाबंदी लगा दी है कि सरहुल को पूरे सार्वजनिक तौर पे नहीं मनाया जाए, जुलूस नहीं निकाला जाए, तो ऐसे में आदिवासी संगठनों ने इसका विरोध जताया है और विरोध जताने के साथ साथ वो राज्य सरकार से यह अपील भी कर रहे हैं कि राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किया है उस आदेश को वो वापस ले ले। ऐसे में आदिवासी संगठन माननीय राज्यपाल से भी मिलने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी मिलने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, आदिवासी संगठनों को इस पे चिंता करना जायज है क्योंकि आदिवासियों के का जिस तरह का एक बहुत बड़ा तबका जो है झारखंड में रहता है और सरहुल जो है, देखिए सरहुल झारखंड में ही नहीं बल्कि देश भर में जो आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं उनके द्वारा यह सरहुल मनाया जाता है और देश में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। और सरहुल आदिवासियों का, यूं कहा जाए कि आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों की जो चिंता है कि सरहुल मनाने के लिए जो राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिए हैं, उस गाइडलाइन को जो है वो सरकार जो है वापस ले और हम लोगों को सरहुल मनाने की अनुमति राज्य सरकार दे। लेकिन जो संगठन अनुमति मांग रहे हैं उन्होंने यह जरूर कहा है आस्था कि जो गाइडलाइन जारी किए हैं उस गाइडलाइन में हम लोग उस गाइडलाइन का पालन करते हुए जुलूस निकालेंगे। तो देखिए, अभी जो है कोरोना संक्रमण की अगर बात की जाए तो जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण का प्रसार हो रहा है, अगर पहले दौर की बात की जाए और दूसरे दौर में, तो अब आज का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो शीर्षस्थ जो बोला जाए कि एक लंबा आंकड़ा जो है कि एक सबसे बड़ा जो आंकड़ा है आज निकल कर आया है और इस रफ्तार से अगर कोरोना संक्रमण बढ़ता रहा तो वह दिन, आने वाला दिन दूर नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके संक्रमण से संक्रमित हो जाएंगे। तो ऐसे में राज्य सरकार की चिंता जायज दिखती है। लेकिन दूसरी तरफ जो आदिवासी संगठन है उन्होंने अपने संगठनों को, अपने समुदाय को लेकर जो बैठक बुलाई कि सरहुल पर्व को मनाया जाए, तो उनकी भी चिंता जायज दिखती है क्योंकि अगले वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण जो है सरहुल पर्व पे किसी तरह का आयोजन नहीं हुआ था। लेकिन इस तरह से इस वर्ष की बात की जाए तो इस वर्ष जिस तरह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार जरूर बढ़ रही है, लेकिन कई ऐसे नियम और आदेश है जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसका अनुपालन कहीं पे भी नहीं हो रहा। ऐसे में और भी जो धार्मिक अनुष्ठान जो है दूसरे समुदाय के, एक महीने का अगर आंकड़ा देखा जाए, एक महीने में जिस रफ्तार से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उस दौरान ये यात्रा निकालना लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। तो क्या अपनी धार्मिक भावनाओं के चलते लोगों की जान खतरे में डाल दी जाएगी? देखिए आस्था, देखिए कहीं ना कहीं जो है आस्था जो होती है, अगर किसी भी धर्म की हो, किसी भी समुदाय की बात हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे संक्रामक बीमारियों पे कहीं ना कहीं वो भारी रहा है और ऐसा हमारे हिंदुस्तान में भी देखा जाता है। लेकिन जिस तरह से अगर कोरोना संक्रामक रोग की बात की जाए, कोरोना का जिस तरह से कहर देखने को मिला है, पूरा विश्वव्यापी कहर देखने को मिला है, उससे भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं और उस सबक से, अगर उससे सबक लेते तो इस तरह की जो घोषणाएं कर रहे हैं, बैठकों का दौर आयोजित कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं कहीं पे भी ये चिंतित नहीं दिखते हैं कि कोरोना से कहीं भी इनको भय व्याप्त है। जी बिल्कुल कामिर जी, कहीं भी इसका भय दिखाई नहीं दे रहा है। लोग कई जगह ऐसे देखे जा रहे हैं जहां कोरोना गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया जा रहा है, लोग जागरूक नहीं दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर की तमाम जानकारी देने के लिए।
बेगूसराय में बीते दिन जहरीली शराब से हुए 2 लोगों की मौत के मामले में विपक्ष लगातार हमलावर है। इस सिलसिले में बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की, जहां उन्होंने जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि दोनों की मौत जहरीली शराब पीने से ही हुई है, जबकि रिपोर्ट में मौत का कारण अल्कोहल के बजाय कुछ और ही बताया गया है। उन्होंने जांच रिपोर्ट में हेरफेर करने के आरोप लगाते हुए प्रशासन पर सवाल खड़े किए। को हम मदद करें, जो उसको बीमारी, उल्टी, दस्त, डायरिया का जो रूप दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं बेगूसराय प्रशासन से और इस बिहार की सरकार से, जब दारू यहां नहीं बिक्री होता है, दारू माफिया यहां नहीं है, तब बेगूसराय की पुलिस क्यों खाक छान रही है, क्यों छापामारी हो रही है? ये जवाब है बेगूसराय जिला प्रशासन के पास, यहाँ के जिला अधिकारी के पास, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पास, ये जिला के जो जिला पुलिस पदाधिकारी हैं उनके पास है। आज जो उसी दिन से लगातार बखरी के अंदर जो छापामारी हो रही है, इसका जवाब है उनके पास। जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने आईएसएसएफ के वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अपने क्षेत्र पहुंची हैं और जमुई परिसदन में मीडिया से बातचीत की। श्रेयसी ने राज्य में खेल के मौजूदा हालात, अपने क्षेत्र में विकास कार्यों और बंगाल में हो रहे चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर बातचीत की। चुनाव के दौरान भी बोला था, पहले भी बोलते आ रहे हैं और आज भी बोलते हैं कि बिहार में और खास तौर से जमुई में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को एक सही प्लेटफॉर्म देना, एक सही मंच देना, जिससे कि प्रतिभाशाली बच्चे निकल के सामने आ सके, अपना खेल कूद में प्रदर्शन दिखा सके और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का, भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। इसकी बेहद आवश्यकता है। पटना के न्यू बाईपास जोगनपुरा मोड़ पर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने पूर्वी इंदिरा नगर को जोड़ने वाली सड़क पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए NH30 पर ओवरब्रिज बनाने की मांग की। अपनी इस मांग को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना दिया जा रहा है। VIP न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।